हेलो स्टूडेंट्स, मैं एरोडॉप की प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर हैं। तो चैप्टर नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 173 ऑफ आई एरोडॉप। तो ये प्रॉब्लम ये है कि ये कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ ही है। इसमें एमीटर और वोल्टमीटर दोनों सीरीज में कनेक्ट करके इसके जोड़ दिए गए। तो अब इसमें जो करंट जो I1 आया और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज V1 आया गई। फिर दूसरे केस में क्या करा, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दिया R। तो रेजिस्टेंस R लगाने से इसके अक्रॉस वोल्टेज पुरानी वाली वोल्टेज की 1/ईटा टाइम्स हो गई, और ये रेजिस्टेंस लगाने से इसमें जो करंट ड्रॉ हुआ इस बैटरी से वो ईटा टाइम्स हुआ और वोल्टेज 1/ईटा टाइम्स हो गई और करंट ईटा टाइम्स हो गया। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब इसके आधार पर ये पूछा है कि जो रेजिस्टेंस R कनेक्ट करा उसके करने से पहले, मतलब इस पोजीशन में इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज थी। तो अपन क्या काम करें कि इस पोजीशन में वोल्टेज लिखें क्या है। तो E/RA प्लस RB इंटू RB ये थी, और जब इसमें रेजिस्टेंस R लगा दिया गया, मतलब ये वाली पोजीशन, तो अब वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या है। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो E/RA प्लस RB RB प्लस R, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में और पैरेलल के साथ ये सीरीज में, तो ये तो करंट आ गया और इस करंट में इसके रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो R और RB को पैरेलल में लेकर के, तो ये V2 हो गया। अब अपने को जो V2/V1 है वो 1/ईटा दे रखा है। अब ऐसे ही करंट लिख लिया अपन ने। करंट का इनिशियल पोजीशन में E/RA प्लस RB, और जब रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया गया तो ये करंट हो गया E/RA प्लस RB इंटू R/RB प्लस R। अब ये जो करंट है वो ईटा टाइम्स है पुराने का, मतलब I2/I1 इज ईटा। अब इसमें अपन क्या करेंगे कि अपन R का मान इन दोनों इक्वेशन से, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से R का मान नहीं, RA और RB का मान R के टर्म्स में डिटरमाइन कर लेंगे। RA और RB का मान इन टर्म्स ऑफ R एंड ईटा, ये जो इक्वेशन लिखे हुए हैं इनसे। V1 इतना है, V2 इतना है, V2/V1 इतना है, I2 इतना है, I1 इतना है, I2/I1 इतना है। इनसे अपन RA एंड RB कैलकुलेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ R एंड ईटा। जब RA और RB इन टर्म्स ऑफ R एंड ईटा आ जाएंगे तब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे इसके अक्रॉस, क्योंकि ये भी R और ईटा के पदों में होगा, ये भी R और ईटा के पदों में होगा। फिर वोल्टेज कैसे निकालेंगे कि E में इन दोनों के रेजिस्टेंस को ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा, उस करंट में RB का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फाइनल रिजल्ट ये आता है E/ईटा प्लस 1। तो इन सबको सॉल्व करना रह गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी ये है कि ये E2 ये जो है इस तरह से ये कनेक्टेड है, दो बैटरी हैं जिनके वोल्टेज E2 एंड E1 है, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R2 एंड R1 है। तो ये पूछा है VA माइनस VB। तो क्या काम करेंगे, ये तो बहुत सिंपल सवाल है कि किरचॉफ लॉ अप्लाई करके इसमें करंट कैलकुलेट कर। तो यहाँ से यहाँ गए E2, फिर यहाँ इधर करंट I फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। जब करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो फिर माइनस लिखते हैं, और करंट के अपोजिट चलते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। तो E2 माइनस IR2, फिर यहाँ आ गए, यहाँ से फिर यहाँ माइनस E1, फिर करंट यूँ जा रहा था माइनस IR1 इज इक्वल टू 0 लिखा, और ये करंट की वैल्यू आ गई E2 माइनस E1/R1 प्लस R2। अब हमें ये माइनस ये करना है, तो आप यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाओ, चाहे इस रास्ते से आ जाओ चाहे इस रास्ते से। अगर पूरे सर्किट का लिखते हैं तो लास्ट में 0 लिख देते हैं। तो अगर हमें ये माइनस ये करना है तो यहाँ से लेके यहाँ चलो चाहे इस रास्ते, तो हम चलो इस रास्ते चलते हैं। तो माइनस E1 माइनस IR1, आई हम कैलकुलेट कर चुके हैं E2 माइनस E1/R1 प्लस R2। तो माइनस E1 माइनस दिस, तो ये वोल्टेज आ गई इसके VA माइनस VB। अब प्रश्न उठता है कि ये प्रॉब्लम है अपनी कि इसमें ये पूछा गया है कि एक बैटरी है जिसका EMF E1 इंटर रेजिस्टेंस R1, एक दूसरी बैटरी है जिसका EMF E2 और इंटर रेजिस्टेंस R2, लेकिन E1 और E2 बराबर दे रखे हैं। तो E1 एंड E2 बराबर हैं और बराबर E है, कितने बराबर E। तो ये पूछ रहा है कि एक रेजिस्टेंस R कितना लगाम है कि इनमें से एक बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। मतलब ये रेजिस्टेंस भी बैटरी के अंदर ही माना जाएगा, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसकी वजह से जो करंट का जो अपोजिशन होता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कोई बाहर से नहीं होता, वो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब वो जो है, तो उसके टर्मिनल के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है बैटरी के अक्रॉस, उसमें रेजिस्टेंस को छोड़ के नहीं आ सकता,
क्योंकि रेजिस्टेंस उसके अंदर ही माना जाता है। तो अब सोचते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाए, तो पहले अपन करंट कैलकुलेट कर लें। क्या? E माइनस आई आर वन प्लस ई माइनस आई आर टू माइनस आई आर बराबर जीरो। तो आई का मान आ गया 2E, क्योंकि ये E और E, 2E अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर। अब अपन अज्यूम कर लेते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो होगी, तो यहाँ से यहाँ चलें और जीरो लिख दें। तो कैसे लिखेंगे? E माइनस, कैसे लिखे जीरो लिखेंगे भाई? E माइनस 2E अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन। ये तो करंट निकाला है ना अभी, 2E अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर इंटू आर वन। तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए और इसने कहा है कि इसके अक्रॉस किसी भी एक सेल के अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाए। तो पहले मैंने चलो इसके अक्रॉस मान ली, R2 वैसे बड़ा है R1 से, तो जब इसके अक्रॉस मानी वोल्टेज जीरो तो E तो कैंसिल हो गया, और जब कैलकुलेशन करी तो R का मान आ गया R1 माइनस R2। ये R का मान आ गया R1 माइनस R2। अब देख लो क्या है, ये उधर जाएगा, तो ये उधर जब जाएगा तो 2R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R, तो R बराबर हो जाएगा R1 माइनस R2। लेकिन R2 R1 से बड़ा है तो R1 माइनस R2 नेगेटिव होगा, और नेगेटिव रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। तो जब इसके अक्रॉस करेंगे तो फिर वो R का मान R2 माइनस R1 हो जाएगा, और जब R2 माइनस R1 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है क्योंकि R2 का मान R1 से ज़्यादा है, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। मैथमेटिक्स तो कह देगा कि भाई R आप इतना लगा दो तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज जीरो हो जाएगी, मतलब R का मान क्या लगा दो? नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ये कहता है कि ये इस तरह से कोई एक सेल है और वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर सेल है, फिर उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये सब सेल है, ये सेल है, ये भी एक सेल है। तो अब इनमें ये दे रखा है जो सेलों के जो EMF हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अल्फा मान लो, तो R1 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके सेल का EMF अल्फा R1 है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है जिस सेल का, उसका EMF अल्फा R2 है, जिसका R3 है उसका। तो ये पूछ रहा है कि A और B 2 पॉइंट हैं और ये कुल सेल कैपिटल N थे, तो ये सेल एक तरफ रह गए N और दूसरी तरफ रह गए N माइनस N। तो इन 2 पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो अपन करंट कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मानो एक तरफ चल देंगे अल्फा R1, फिर माइनस आई R1 प्लस अल्फा R2 माइनस आई R2 प्लस अल्फा R3 माइनस आई R3 प्लस अल्फा R4 माइनस आई R4 एंड सो ऑन। तो n है तो क्या हो जाएगा? ये अल्फा R1 माइनस आई R1 प्लस अल्फा R2 माइनस आई R2 एंड सो ऑन अल्फा Rn माइनस आई Rn बराबर जीरो। अब आप देख लो कि आई कॉमन लेने के बाद R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन Rn आ गया एक तरफ लेने पर, और दूसरी तरफ क्या बचा? अल्फा R1 प्लस अल्फा R2 एंड अल्फा Rn। तो करंट का मान आ गया, इसमें भी अल्फा कॉमन आ गया, तो अल्फा कॉमन आने के बाद R1 प्लस R2 प्लस Rn और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस Rn, ये कट गया। तो करंट की वैल्यू आ गई अल्फा, करंट की वैल्यू अल्फा आ गई इस केस में। अगर हम कहीं से भी कहीं तक भी चलते हैं तो देखो ये जीरो बैठता है, क्योंकि अल्फा R1 माइनस आई R1, आई खुद अल्फा है, तो अल्फा R1 माइनस अल्फा R1, यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज जीरो हो गई इस सेल के अक्रॉस। ऐसे ही दूसरे सेल के अक्रॉस प्लस अल्फा R2 माइनस आई R2, आई खुद अल्फा है, तो अल्फा R2 माइनस आई R2। तो ये वोल्टेज किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि जब हम ऐसे पार नहीं कर सकते केवल बैटरी का EMF पार कर लें और रेजिस्टेंस रह जाए, नहीं, जब बैटरी के सेल को पार करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ ही पार हो जाता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कोई बाहर तो होता नहीं है। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में चाहे एक सेल ले लो चाहे 10 सेल ले लो और दूसरी तरफ 11 छोड़ दो, मानो 21 सेल थे, फिर 5 सेल ले लो और दूसरी तरफ 16 छोड़ दो, किन्हीं भी इन 2 पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मान जीरो होगा, क्योंकि ये खुद ही जो EMF है उसमें ख़त्म हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, क्योंकि IR भी वही बैठा जो उसका EMF है, क्योंकि सवाल ही इस तरह से दे रखा था कि जो EMF है वो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अल्फा टाइम्स है, तो साथ ही साथ गायब हो गया, क्योंकि करंट का मान खुद अल्फा आ गया।